ओके, चालू छो। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ सारी तैयारी सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कर रही है। बिहार के मधुबनी जिला का बेनीपट्टी विधानसभा सीट काफ़ी हॉट सीट होने वाला है। यूँ तो पहले भी यह विधानसभा सीट काफ़ी हॉट रहा है। यहाँ से निर्वाचित 3 विधायक बिहार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अभी वर्तमान में विनोद नारायण झा जो पूर्व बेनीपट्टी के पूर्व विधायक थे, वो अभी पीएचडी मंत्री हैं। हालांकि वो चुनाव 2015 में काफ़ी कम अंतराल से वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी भावना जी से हार चुकी हैं। अब एनडीए क्या तैयारी कर रही है? एनडीए में ज़बरदस्त अभी खींचातान है, चाहे वो लोजपा हो, जीतन राम मांझी के साथ हो। जदयू और लोजपा आमने सामने है, जिसका सिरदर्द सीधे तौर पर बीजेपी को मिल रहा है। इन सब से समस्या से कैसे उभरेगा? और बेनीपट्टी विधानसभा सीट कहा जा रहा है जदयू के कोटे में जाएगी, बीजेपी के कोटे में जाएगी, लेकिन आखिर ये किस कोटे में जाएगी? इन सारी बातों के लिए हमारे पास में अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर मौजूद हैं। घनश्याम जी, आपका अभियान को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस योग्य समझा, मुझे आपने अभियान स्टूडियो में बुलाकर। आपके बारे में पता चला कि आप भी प्रत्याशी होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आप लगातार, यूँ तो आप हमेशा जब से आप राजनीति में हैं तब से आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों के सुख दुख में आप शामिल होते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, ऐसा क्यों? क्या लग रहा है आपको? बेनीपट्टी विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर आपको देखा जाए? सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर भी आपने ही दे दिया है। मेरे संदर्भ में, मेरे भ्रमण में, मेरे संपर्क के संबंध में आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे ही दिया है। लोगों के बीच रहना, लोगों की सेवा करना, जन समस्या के विरुद्ध आवाज़ उठाना या उसके समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास करना मेरे संस्कार में, मेरे स्वभाव में जो मैं करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी या आम जनों के बीच में चर्चा जो हो रही है, जो हम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब मैं जिला अध्यक्ष था तो मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कहा गया, जब आप बेनीपट्टी जाकर लोगों की सेवा करिए, लोगों का काम करिए, और मैं कर रहा हूँ। यहाँ से बेनीपट्टी पूर्व में विधायक विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे आपके मंत्री, बिहार सरकार के अभी वर्तमान में मंत्री है विनोद नारायण झा। क्या लगता है आपको, उनका रास्ता आप रोकने के लिए आप लगातार क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं, या पार्टी तरफ से आपको हामी मिल चुकी है कि आपको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा? इस पर कंफ्यूजन है। मैं आदरणीय विनोद नारायण झा जी का रास्ता क्यों रोकूं? जिस समय में आपको याद होगा 2010 के नामांकन में मैं उनके साथ था। 2015 में जब चुनाव लड़े उस समय मैं जिला अध्यक्ष था, तो उनके हर समय हम उनके साथ थे। आज भी वो उनके साथ हैं, और वो अभी आदरणीय बिहार के नेता हैं, मिथिला के आवाज़ हैं, और अब 2022 की 30 जुलाई तक विधान पार्षद के सम्मानित सदस्य हैं। तो उनका रास्ता तो अलग हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधानसभा से अलग करके विधान परिषद में भेज दिए, तो उनका रास्ता रोकना। मतलब आपका कहना यह है घनश्याम जी कि विधानसभा चुनाव, और अभी विनोद नारायण झा एमएलसी है, उस हिसाब से कोटे से वो अभी मंत्री बने हुए हैं, तो आपका कहना है कि अभी वो विधानसभा चुनाव में उनका कहीं कोई आने की कोई संभावना नहीं है? वो कार्यकाल, कई जगह उनका बयान भी आया जो हमारी इच्छा है। इच्छा तक कई लोगों की इच्छा होती है। ये निर्णय करना केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व का है। ये न हम निर्णय कर सकते हैं, ना आदरणीय विनोद नारायण झा जी निर्णय कर सकते हैं। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। तो भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति क्यों कर रही है? जब 2010 में चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे विनोद नारायण जी, तो आप ही के पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने स्थानीयता के मुद्दे पर उनका विरोध किया। 2015 में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो कमेटी, प्रखंड कमेटी में थे, उन्होंने विनोद नारायण झा के उम्मीदवारी को लेकर के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। इस बार भी कुछ आप ही के भारतीय जनता पार्टी के रणधीर ठाकुर, जिनका मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, रणधीर ठाकुर के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि स्थानीयता के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। तो आप लोग की दोहरी राजनीति क्यों हो रही है? इससे वोटर में एक उहापोह की स्थिति है। यहाँ असली मुद्दा स्थानीय और बाहरी का नहीं होना चाहिए। यहाँ मुद्दा होना चाहिए बेनीपट्टी की जो बदहाली है। हम विकास से, जो अभी सड़क के मामले में कुछ हमारा स्वरूप बदला है, बिजली के मामले में हम बहुत, अब तो इक्के दुक्के स्थान पर बिजली के मामले में लग गई समस्या, लेकिन जो हमारा मूल समस्या है बाढ़ की अस्थायी समाधान की दिशा में और विकासवाद के आधार पर जिस प्रकार की यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर पहले
हमेशा भ्रष्टाचार की बात होती थी, सड़क बिजली की बात होती थी। इस सड़क बिजली की मुद्दा को हमारे सरकार ने, ये मुझे गौरव प्राप्त है कि एनडीए की सरकार ने केंद्र और राज्य में इस मूल सड़क और बिजली की समस्या का आप चर्चा किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर में या कोई मांग में ये नहीं है। तो हम 6 साल के कार्यकाल में हमने इस समस्या का समाधान कर दिया। तो मुझे विश्वास है जो हम लोगों का जो मार्ग है, हम जिस विचार परिवार से आते हैं एनडीए में साथी, हम लोग विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और विकास की बात करनी चाहिए। और क्षेत्रीय मुद्दा, बाहरी बिक्री का मुद्दा, ये मुझे उचित नहीं लगता है, ये करना भी नहीं चाहिए। जो करते हैं उनसे आप सवाल पूछें। घनश्याम जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि 6 साल में भ्रष्टाचार पर आपने काफी लगाम लगाया है और आप एक किसान के बेटा हैं। आपने खेत से राजनीति शुरू की है। क्या आपको लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार कम है, या सरकारी योजनाओं में जिस तरह से लगातार विपक्ष और बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि लूट खसोट हो रहा है, आप बताएं कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? देखिए, सबसे पहले ये विषय बुनियादी विषय है, ये दिल को झकझोरने वाला विषय, ये हमारे नैतिक मूल्यों को चुनौती देने वाला विषय आपने किया। हमारी नैतिकता को, मेरे स्वाभिमान को, मेरे सम्मान को आपने झकझोरा। और सामाजिक रूप से जब तक यह मामला एक विषाणु बन चुका है, दिखता कहीं नहीं है, मिलता सब जगह, कोई प्रत्यक्ष रूप से लिखित शिकायत इस तरह का नहीं कर रहा है जिसकी लड़ाई हम लोग लड़े। लेकिन आपका कहना, आपके बातों को, आपके आरोपों को मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। इसके लिए समग्र रूप से सभी समाज को, अपने पुरुषार्थ को जगाकर इस मामले का समाधान करना होगा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक व्यक्ति से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये हमारा अपना व्यक्तिगत राय है। समाज की चेतना जगाकर, समाज को जागरूक करके, मुझे याद है मैं 29 जुलाई 1994 में यहाँ बेनीपट्टी को साक्षर किया जा रहा था। मैं सैकड़ों लाठी खाया। कल्याण भारती उस समय में ज्ञान विज्ञान समिति के सचिव थे। और 94 में मार खाने के बाद 97 में 28,05,500 रुपया की रिकवरी को जेल जाना पड़ा। हमने खजाना में राशि वापस करवाई। आपको ये भी याद होगा, यहाँ पर मातृत्व लाभ योजना के माध्यम से धनगरी पंचायत और करही पंचायत, उस समय में करही पंचायत था, आप लगवास और नवगढ़ी 2 पार्ट में बटा हुआ है। मातृत्व लाभ योजना के यहाँ पर देव कुमार चौबे जी अनुमंडल पदाधिकारी थे और परमेश्वर महतो जी, सत्यनारायण झा जी यहाँ, परमेश्वर महतो सहायक थे और सत्यनारायण झा जी यहाँ ग्राम सेवक थे। और वो 4 लाख रुपया का गमन हुआ था। हाई कोर्ट ने उन्हें 4 लाख रुपया जमा करवाया, उसके बाद उन्हें बेल हुआ। आपको ज्ञात होगा, जब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और सेतु समिति में मेंबर था तो सर पुल निर्माण में भारी अनियमितता हुई। हमने शिकायत किया था। तत्कालीन जिला पदाधिकारी आदरणीय राहुल सिंह जी के द्वारा जांचोपरांत सभी पुल पर एफआईआर हुआ। हाई कोर्ट से पुल पुनः बनाने का आदेश हुआ और उस समय में कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, अकाउंटेंट और संवेदक, सभी लोगों पर आरोप हुआ है। ये मैंने किया है और ये समाज के सहयोग के आधार पर किया है। हमारा क्या ताकत है? बेनीपट्टी का समाज और जो हमारे प्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, निश्चित रूप में कहीं ना कहीं स्वयं को अपने को बड़े मानने लगे हैं। समाज पर विश्वास उनका खोते गए हैं। और जब तक समाज का विकास नहीं होगा, सामाजिक सहयोग नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं करते। और हमने 3 उदाहरण दिया है। ये तीनों उदाहरण मैंने प्रामाणिकता के साथ जो किया है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। भले ही मुझे सैकड़ों लाठी लगा, मेरा शरीर का दोनों हाथ तोड़ दिया गया था, मेरा पांव तोड़ दिया गया था, मेरे शरीर का ओरिजिनल चमड़ा नहीं है। और देश विदेश के अंदर में, देश के विदेश के कई विलेज करंजिया जी संपादक थे। सभी समाचार पत्रों में लगातार 3 महीना तक ये मामला समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस विषय को उठाया गया। और लोकसभा में हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय में थे, उन्होंने मेरे मामले को उठाया था। उस समय में 94 में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत की परिक्रमा की थी और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति पटना में हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी मुझे बुलाए थे। उस समय युवा मोर्चा के भी महामंत्री थे, यहाँ के महामंत्री थे और नंदकिशोर यादव जी के नेतृत्व में हम अपने अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए थे। उससे पहले भी हमारी उनकी मुलाकात हुई थी और इसलिए मुझे विश्वास है। और बेनीपट्टी का जो स्वाभिमानी जनता जनार्दन है वो आराध्य देव में मेरे हैं। उनके पुरुषार्थ के आधार पर, उनके आशीर्वाद के आधार पर मैं बेनीपट्टी को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। और ये बीमारी दीमक की तरह है, दिखता कहीं नहीं है, मिलता सब जगह। आपने बहुत अच्छा चर्चा किया घनश्याम जी कि 94 में तो जानकारी हर लोगों तक पहुंच गई थी कि घनश्याम ठाकुर की मौत हो चुकी है, उसको हत्या करके फेंक दिया गया। हालांकि वो घटना बहुत काला अध्याय था बेनीपट्टी के इतिहास में। लेकिन मैं अभी वर्तमान राजनीति पर आपको ले चलूंगा। चंपा में
आपका घर परजुआर है और आप ही के बगल में पड़ोसी पंचायत कह सकते हैं चंपा गांव है, जहां आपके मंत्री विनोद नारायण जी का तीव्र विरोध हुआ। उससे 15 दिन पहले भावना जी का जमुआरी में विरोध हुआ। आपके नज़र में क्या लग रहा है, ये विरोध जो है यह राजनीति षड्यंत्र है या वाकई जनता अब बदल चुकी है? जनता अब देखना चाहती है कि विकास के मुद्दे को अलग नहीं होना चाहिए, क्या आप देखना चाहते हैं? मैं इस संबंध में आपको पूर्व में भी बयान दे चुका, लेकिन बार बार आप मुझे इस पर झकझोर रहे हैं। तो सत्य कहना यदि बुरा है, समझो मैं भी बागी हूं। सही बात। कहीं न कहीं 28 तारीख को समारोह पूर्वक पंचायती राज के अधीन ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा संचालित जल नल योजना, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीनस्थ जो योजनाएं थी, सभी का विधिवत उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और शिलान्यास उन्होंने किए। और बिहार सरकार का ये नीतिगत निर्णय, राज्य सरकार के संचालित सभी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी करेंगे। संबंधित विभाग के मुख्यमंत्री उसमें अध्यक्षता करेंगे। संबंधित क्षेत्र के विधायक सांसद की गर्मामय उपस्थित समारोह में होगी। और जब उद्घाटन हमने कर दिया था, अब वहां चंपा के लोगों, चंपा के गांव, आप पंचायत की बात करते हैं, चंपा कोई गांव नहीं है, परजुआर ही एक रेवेन्यू विलेज का टोला है। पड़ोसी के कारण चंपा ढंगा पंचायत में चल गया है, तो पड़ोसी हमारा है, लेकिन हम भी परजुआरे रेवेन्यू विलेज के हैं, चंपा भी परजुआरे रेवेन्यू विलेज का अंग है। और वहाँ के लोगों को लगा जो भाई हमारा काम पूर्ण नहीं हुआ है, उद्घाटन हो रहा है, लेकिन हमारे मंत्री जी ने पूर्व में बोले हैं अधिकारियों के गलत सूचना के आधार पर पदाधिकारी के संवेदक उनको गलत कन्विंस किए होंगे जो हमारा पूर्ण हो गया, चलिए उद्घाटन कर देने के लिए वो ले गए। वहाँ के कार्यकर्ता भी जो लोग थे वहाँ पर उनको बुलाने वाले वो ले गए, और पूर्ण नहीं था तो उनका दोष नहीं है, आयोजक का दोष है जिन्होंने आयोजन किया था, या पदाधिकारी जो उसमें विभागीय पदाधिकारी हैं या संवेदक कार्यपालक अभियंता और मंत्री जी को सरजमीन पर थोड़ा उनसे एक भूल हुई, जो सरजमीन पर वो आकलन नहीं कर पाए थे। अपने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पार्टी का एक नेटवर्क है, नेटवर्क का प्रयोग करते तो इस विरोध नहीं होता। भावना जी का विरोध जहाँ तक कहा है, तो भावना जी को कोई प्रश्न पूछता है तो उसे झगड़ने का दृश्य दिखे थे। प्रश्न पूछना आम जनों का मौलिक अधिकार है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम पिछली पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, तो हम एक संस्था पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हर जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार है। इस अधिकार से हम उत्तेजित हो जाएं, आक्रोशित हो जाएं, उन्हें कुछ अनाप शनाप कहते हैं, ये उचित नहीं है। मैं एक माननीय विधायिका के इस व्यवहार से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, उनको जवाब देना चाहिए, फेस करना चाहिए। हमारे घर के बच्चे थे, हम इस परिवार के मुखिया थे, और यदि बच्चे हमसे कोई पूछ रहे हैं, हमसे कोई नाराजगी है, तो उससे उसकी नाराजगी दूर करना हमारा काम है। यह तो लगातार सवाल आ रहा है कि मैं पिछले दिनों भी प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र में था, वहाँ भी लगातार वहाँ के युवा वर्ग लगातार कह रहे थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर मैं कोई सवाल रखता हूँ तो वो मुझे ब्लॉक कर देती है। अब भारतीय जनता पार्टी के आप पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और बेनीपट्टी के आप लाल हैं। बेनीपट्टी के मार्केट 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, यहाँ नाला की समस्या है ठाकुर जी, और आपकी पार्टी 15 वर्षों से हालांकि कुछ दिनों से नीतीश कुमार के साथ आप लोग का अलगाव हुआ था मोदी जी के मुद्दे को लेकर के, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो 15 वर्षों तक 3 टर्म में आप नीतीश कुमार जी के साथ हैं। अब तक बेनीपट्टी की समस्या ज्यों क्यों? आपको याद होगा आदरणीय कन्हैया जी, जिस समय में बेनीपट्टी किस तरह की दुर्दशा थी, हमारे सांसद आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी थे, उनसे एक ठीक को से 25 लाख रुपए लगाकर बाजार भर में हमने पीसीसी किया था। 10 लाख रुपए रामोसी यादव जी दिए थे, वहाँ उस समय वो विधायक थे। और जहाँ सड़क चौड़ा करने के लिए हम खरंजा करवाए थे, 3-3 फीट पीसीसी के बाद खरंजा करवाए थे। जहाँ जहाँ गाँव था, चाहे वो भदरी गाँव हो, नपटोली गाँव हो, झरझरी हो, अरेर हो, वहाँ पीसीसी नहीं करवाए। ये 10 फीट का सड़क था, लेकिन उसको 16 फीट का खरंजा करके, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण हमने किया था। आपको याद होगा जब नाला बन रही थी तो स्थानीय कुछ लोगों ने विरोध करने के कारण वो रुक गया था। सरकार तो नाला बनाने की दिशा में आई थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने वो बनने नहीं दिया। अब लोगों को ये लग रहा है जो हमारा नाला बनना आवश्यक है। यह बेनीपट्टी के लिए ही नहीं, बेनीपट्टी के निवासियों के लिए नहीं, बाजार वासियों के लिए नहीं,
बेनीपट्टी अनुमंडल वासियों के लिए ये नाला अति आवश्यक है। और इस बार चुनाव परिणाम के बाद मैं निश्चित रूप में आप वचन देता हूं, जो मैं कुछ रहूं या ना रहूं, मैं एक समान कार्यकर्ता तो हूं। मैं निश्चित ईमानदार प्रयास करूंगा, जो बेनीपट्टी का नाला बनवाऊंगा। और बेनीपट्टी का और कुछ भी मूल यहाँ टेलरी नहीं है, कोषागार नहीं है, अनुमंडलीय अस्पताल की स्वीकृति हो गई है, उसका शुभारंभ होना बाकी है, कायदारंभ नहीं है, बस पड़ाव नहीं है, जो बुनियादी बात है। और इसे आई भी नहीं है, उसकी स्वीकृति हो गई है, स्टेडियम मिनी स्टेडियम की यहाँ स्वीकृति, इंडोर स्टेडियम की स्वीकृति हो गई है। तो काम हमारे दिशा में हुआ है, लेकिन अभी वो सामने में नहीं आया है। तो लोग अनुमंडल पदाधिकारी के आवास को, पुलिस पदाधिकारी का आवास की स्वीकृति हो गई है। अभी तक तो हमारा अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के आवास का अतिक्रमण किए हुए हैं, और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिला परिषद के डाक बंगला का अतिक्रमण किए हुए हैं। अतिक्रमण खाली कराने की बात करते हैं, क्योंकि अभी संसाधनहीनता के कारण मेरे दोनों वरिष्ठ पदाधिकारी ही अतिक्रमणकारी हैं। मैं सत्ता में हूँ, हम अब तक व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन उसकी स्वीकृति हमने, हमारी सरकार ने की है। निकट भविष्य में हम उसको बढ़ाएंगे। बेनीपट्टी की मूल और समस्याएं आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बेनीपट्टी की मूल समस्या है यहाँ पर प्राकृतिक आपदा के कारण बाढ़ की समस्या से यदि हम छुटकारा पा लें, बाढ़ तो आएगी ही, पानी आएगा ही, लेकिन हम यदि यहाँ 7 बड़ी नदियां, बेनीपट्टी में लगभग 2000 सरकारी तालाबे, उतना निजी तालाबे हैं, और छोटी छोटी पॉइंट 8 सैकड़ों की संख्या में, इसकी उड़ाही करा देने से, बांधों जितनी नदी है उसका बांध बना देने से हम बाढ़ की समस्या को रोक सकते हैं। थुमानी नदी जो उसे से निकलने वाली है, सूर्य घाट में उसका 2 किलोमीटर में जो लोग अतिक्रमण करके मुंह बंद कर दिए हुए हैं, उसकी उड़ाही करा देने से 7 पंचायत में, जो बेनीपट्टी, बेहटा, सलहा, समदा, मदापुर पंचायत के सलमपुर, मदापुर प्रखंड के सलमपुर, पेवारा, त्रिमोहन, करहारा, इतने पाली और बनकट्टा पंचायत, इतने पंचायत के लोग इस नदी से तबाह हो रहे हैं। धौस नदी तो है, लेकिन बांध नहीं है, बार बार सहाघाट में टूटता है, तब फिर गरवा घाट में टूटता है, लेकिन उस पर बारूद के बांध तो बना दिए, लेकिन ओल्डर पिचिंग हम जो कर देंगे, बांधों पर, बांध पर पक्की सड़क बना देंगे, वृक्षारोपण कर देंगे, और सभी नदी के किनारे किनारे सोलर लाइट लगा करके, सोलर सिस्टम लगा करके हम सौर ऊर्जा का उत्पादन करके आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। राजस्व की उगाही होगी, हमारे पास में धन होगा, हम विकास करेंगे, सरकारी तालाबों के भिंडा पर हम सोलर प्लेट लगा सकते हैं, मछली पालन भी करेंगे। अब तो आधुनिक तकनीक आ गया है, जो 2 फीट पानी में भी मखाना का हम खेती कर सकते हैं। झील नुमा जो हमारा बहुत जमीन पड़ा हुआ है, उसका सदुपयोग करने के दिशा में हमारा प्रयास नहीं हुआ है। और यहाँ के विकास के लिए हमारा एक अपना आकलन है, हमारा मानना है, जो यहाँ पर युवाओं के साथ, छात्रों के साथ संवाद होना चाहिए, बुद्धिजीवियों के साथ संवाद होना चाहिए, एक ऐसा शैक्षणिक व्यवस्था हो, चिकित्सक जो वर्तमान चिकित्सक है, जो गांव घर में छोटा छोटा चिकित्सा, उनके साथ संवाद करके उनके साथ कार्य योजना बनाना, कैसा चिकित्सा सुविधा हम व्यवस्था कर सकते हैं, यहाँ पर कृषि की व्यवस्था क्या हो, किसानों के साथ संवाद करके, और पृथक पृथक व्यापारियों के साथ संवाद करके। और यहाँ यदि हर पंचायतों में अन्न भंडारण के लिए, अन्न कृषि उत्पादित वस्तुओं के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण हो जाए, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हो जाए, दूध उत्पादन के क्षेत्र में किसानों को जो सहायता सरकार की MSME योजना के तहत है, उसको हम करवा करके, और कृषि बैंक का तात्पर्य ये है कि अभी खेती के लिए जो आधुनिक कृषि यंत्र की आवश्यकता है, एक व्यक्ति खरीद नहीं सकता है, उसे ग्रुप बना करके पंचायतों में इसको योजना है, इसको एक संगठित करके, प्रयास करके 10-20 तो लोग हमारे होंगे हर पंचायत में, पूरा जमाने उस 10 व्यक्ति को समिति बना करके कृषि बैंक की स्थापना करा करके, उनका अपना भी खेती होगा, उस पंचायत के लोगों का भी खेती होगा, उनको कुछ आय भी होगा, तो आत्मनिर्भर बनेंगे। जिस प्रकार से गांधी जी ने इस देश में स्वराज का नारा चरखा चलाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया था, ठीक उसी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, उसी दिशा में, देखिए जब ये लॉकडाउन हुआ कोरोना महामारी के समय में, एक भी PPE किट नहीं था, एक भी मास्क नहीं था, लेकिन विभिन्न प्रकार के नौजवानों ने, हमारे लोगों ने 3 लाख से ऊपर PPE किट, मास्क
जीविका दीदी के द्वारा, हमारे हेल्थ सेल्फ ग्रुप के द्वारा, विभिन्न प्रकार के नौजवानों के द्वारा ये बनाया जा रहा है। मिथिला पेंटिंग बना करके हम जो हमारा खोया हुआ स्वाभिमान था, खादी ग्रामोद्योग जो हमारा आधार था, जीवन का आधार था, तो आज के युग में मिथिला पेंटिंग को दुनिया में एक मार्केट स्थापित करके, मखाना का दुनिया में मार्केट स्थापित करके हमारे समुन्नत के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए ये प्रयास भारत की सरकार कर रही है। उसे अपने बेनीपट्टी से जोड़ने का सद प्रयास करना चाहिए। हम लोग नहीं कर पाए हैं, इसकी दिशा में हम काम करेंगे। 2005 के अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव, हालांकि उससे 2005 में फरवरी में भी चुनाव हुए थे, उसके अक्टूबर में जो हुआ था, अक्टूबर के बाद से बेनीपट्टी विधानसभा में जो एनडीए के विधायक ज़्यादा जीतते आए हैं, तो चूक कहाँ हो रही है आपके विधायकों से कि इस तरह की आपके पास में जो रोड मैप है बेनीपट्टी विधानसभा को विकसित करने का, वो चूक कहाँ रहे हैं? देखिए, कहीं से कहीं चूक का हम क्या कहें, सभी काबिल लोग हैं, सभी सक्षम लोग हैं, कोई ज्ञानी नहीं है। मैं तो ज्ञानी व्यक्ति हूँ। ये हमारा अपना कंसेप्ट है। उनसे कहाँ भूल हुई नहीं हुई सो तो वही भली बात बता सकते हैं। वो अपने ढंग से अच्छाई किए होंगे, अपने क्षमता के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने आधार पर अच्छाई किए होंगे। बिहार विधानसभा की बात करें घनश्याम जी, तो अभी जदयू के साथ जीतन राम मांझी आ गए हैं और आपके साथ एलजेपी है और आपके साथ जदयू भी है। जदयू लगातार कर रही है कि एलजेपी का गठबंधन बीजेपी के साथ है, मेरा गठबंधन नहीं है। देखिए, तो बिहार विधानसभा में अभी परसों भी एक लोजपा के नेता ने बयान दिया है कि मुझे 36 सीट विधानसभा की सीट चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो हम अपनी अलग राह करेंगे। आपको क्या लगता है ये खींचतान एनडीए को कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है? देखिए, एनडीए में कहीं कोई खींचतान नहीं है। एनडीए गठबंधन जो 3 दल के थे, आज 4 दल हो गए। खींचतान होती तो मेरे साथ क्यों लोग आते? जहां पर स्वयं घर के अंदर में विवाद हो, फसाद हो, वहां कोई आना चाहता है क्या? जीतन राम मांझी हमारे एनडीए परिवार में आए हैं, इसका मतलब है एनडीए में उनका सम्मान है, सब परिवार में ठीक है। और हम समय आने दीजिए, एनडीए एकजुट है, अटूट है और उचित समय पर सभी निर्णय ले लिया जाएगा। अभी प्रयास करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के भी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जनता दल यू के भी नेता कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यही पार्टी का डायरेक्शन है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने माध्यम से समाज के बीच जाइए, अपना पक्ष रखिए, अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धि को रखने के लिए जाते हैं, अपना भी प्रयास करते हैं। और जिनको टिकट मिलेगा, किसी एक को टिकट मिलेगा, सिंबल चाहे कमल हो, तीर हो या झोपड़ी हो, या हम के जो हमारे जीतन राम मांझी जी हैं उनका जो निशान होगा, चारों निशान एक समान है। जिनको जो सीट मिलेगा, हमारे एनडीए गठबंधन के सभी साथी एकजुट एक ग्रुप होकर के हम इस नैया को पार करेंगे। और इस बार निश्चित रूप में बिहार विधानसभा में 2010 के चुनाव में हम लोग जो रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को, अपने ही रिकॉर्ड को हम लोग इस बार तोड़े। बिहार विधानसभा चुनाव में अब आप जाने वाले हैं, चेहरा कौन होगा, मोदी या नीतीश कुमार? नहीं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर चुके हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अमित भाई शाह जी भी कर चुके हैं। जो हमारे बिहार का नेता हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे जो विकास पुरुष हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा चेहरा तो साफ है। महागठबंधन तो चेहरा तय करे। अभी चेहरा पर विवाद महागठबंधन में, हमारा चेहरा तो डंके के चोट पर खुला हुआ है। हमारा नेता नीतीश कुमार है, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाएंगे, उनके विकास मॉडल पर जाएंगे। और जो अधिकारी पदाधिकारी नीतीश के मॉडल के साथ भ्रष्टाचार करते हैं, उनका दिन लदने वाला है। उन्हें सलाखों के भीतर जाना होगा। कितने भी बड़े भ्रष्टाचारी क्यों ना होंगे। अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की दिशा में लोगों का विश्वास तोड़ने के लिए जो पदाधिकारी अधिकारी लगे हुए हैं, वो सावधान हो जाए। आने वाला दिन उनके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे आदरणीय नेता बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब जो मौज मस्ती करने वाले लोग हैं, मैं पुनः उनसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो अपने मनोभाव को छोड़ें, आम जनता को पीड़ित और प्रताड़ित न करें। यदि आम जनता की प्रताड़ना, पीड़ा ज्वालामुखी की तरफ विस्फोटक रूप धारण कर लेगा, उस ज्वालामुखी में ऐसे भ्रष्टाचारी स्वयं जलेंगे और वो समय आ चुका है। तो क्या हम उम्मीद रखें कि आगामी हम विधानसभा के प्रत्याशी घनश्याम ठाकुर जी के साथ आज अभी इंटरव्यू कर रहे थे? ये हमसे आप ये पार्टी के हमारे केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के लोग कहेंगे। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे 4 बार जिला अध्यक्ष बनाया, ये अपने आप में साहा गौरव का विषय नहीं है। पार्टी जब मुझे जिस लायक, जिस योग समझती है,
मुझे जवाबदेही देती है, मैं पार्टी के दिशा निर्देश का अनुपालन करूंगा। जो जवाबदेही मुझे पार्टी देगी, मैं पार्टी के निर्णय पर खड़ा उतरने का 100% प्रयास करूंगा। यदि मुझे बेनीपट्टी विधानसभा से अब चुनाव लड़ने का अवसर दी गई तो बेनीपट्टी के जनमानस के साथ उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो वेदनाएं हैं, उनकी भावना और वेदना का सम्मान करने का सत प्रयास करूंगा, ईमानदार प्रयास करूंगा। बेनीपट्टी का सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। बेनीपट्टी को जो कुछ बदनाम करने वाले लोग हैं, उनको भी हम जनता के सहयोग के आधार पर, समाज के आशीर्वाद के आधार पर, अपने अभिभावकों, अपने पूर्वजों के एक मजबूत श्रृंखला, मजबूत विरासत मुझे मिला। स्वर्गीय भूपेंद्र झा जी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, लेकिन वो एक हमारे प्रतिमूर्ति है, वो संस्था है। स्वर्गीय राजकुमार पूर्वे जी यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए थे, वो भी यहाँ लड़ाकू थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। स्वर्गीय भूपेंद्र झा जी स्वतंत्रता सेनानी। चूंकि ऐसे महापुरुषों का काम, उनकी स्वरूप, उनका पहचान विद्यापति की, अयाची मिश्र, कालिदास, सारे के इतने महान लोगों की जो पुरान विरासत है, इस विरासत का अध्ययन करके, उनसे सीख करके मैं सुंदर बेनीपट्टी, सुंदर मधुबनी और सुंदर बिहार बनाने की दिशा में ईमानदार प्रयास करूंगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर, जिनका स्पष्ट कहना था कि पार्टी अगर उन्हें बेनीपट्टी विधानसभा से टिकट देती है तो उनके पास एक अच्छा विकास, बेनीपट्टी के विकास का एक विजन है, जिस विजन को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब तय करना है उनके पार्टी को। हालांकि घनश्याम ठाकुर ने वैसे अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि वो मुगालते में न रहे, सरकार फिर उनकी बनने वाली है और जो भी भ्रष्टाचार करेंगे या जनता को पीड़ित करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ वो खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।